गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का एक चैप्टर होता है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि चैप्टर आपको बहुत पसंद आएगा। जब भी हम लोग बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में, तो जो पहला चैप्टर होता है भारत में मुगलों का पतन। बेसिकली मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जब तक हमको यह न पता हो कि मुग़ल कौन थे, कहाँ से आए थे, कैसे भारत में मुग़लों का उत्थान हुआ, कैसे इनका प्रसार हुआ, जब तक मुझे लगता है कि इनके बारे में आपको बहुत डिटेल में जानकारी नहीं होगी, तब तक हम लोग मुग़लों के पतन को बहुत आराम से नहीं समझ सकते हैं। तो मेरा मानना आपका यह है कि जब हम लोग बात करते हैं मुग़लों के उत्थान के बारे में, तो मुझे लगता है कि उसी समय आपको मुग़लों के पतन के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए। मुझे लगता है कि उस समय पढ़ना ज़्यादा आपके लिए सुविधाजनक होगा। इसीलिए जो सेकंड चैप्टर होता है, यहाँ से हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास की कहानी शुरू करते हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये होता है कि यदि इसके पहले का कहानी आपको बहुत अच्छे से न भी पता रहे, तो कम से कम आप इसके आगे की जो कहानी है, आप आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई दिक्कत इसके बाद नहीं आनी चाहिए। खैर, टॉपिक पर हम लोग आते हैं। चैप्टर हमारा है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आप सबको पता है कि भारत में 4 कंपनियां बेसिकली आती हैं। हालांकि आने के लिए 6-7 कंपनियां आती हैं, लेकिन यदि हम लोग बात करते हैं आपका जीएस के दृष्टिकोण से, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका है PDBF। पी का मतलब होता है पुर्तगीज, डी का मतलब होता है डच, बी का मतलब होता है ब्रिटिशर्स और एफ का मतलब होता है फ्रांसीसी। तो कुल मिलाकर बेसिकली यही चारों कंपनियां भारत में आती हैं। जब हम लोग भारत में पुर्तगालियों के बारे में बात करते हैं, तो आप सबको पता है कि लोग 1498 में वास्को डी गामा के साथ भारत में आते हैं। और फिर क्या होता है कि जो पुर्तगाली होते हैं, ब्राज़ील की खोज होने के बाद ये अपने आप से यहाँ से चले जाते हैं। इन्हें किसी ने यहाँ पराजित करके यहाँ से हटाया नहीं था। लेकिन यदि हम लोग बात करते हैं आपका डचों के बारे में, तो बेसिकली जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1602 में, और लोग बेसिकली भारत में 1602 में आ भी जाते हैं। और आपको पता है कि 1759 में वेदरा का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज़ों ने इन्हें बहुत बुरी तरह से पराजित करके हरा दिया, और फिर बाद में डचों का भारत से पतन होना शुरू हो जाता है। अगला जो हम बात करते हैं, इसके बाद जो कंपनी है उसका नाम होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बेसिकली इनकी स्थापना जो होती है सन 1600 में होती है, और आप सबको पता है कि 1947 तक इन्होंने हमारे देश पर राज किया हुआ था। जो लास्ट कंपनी आपका है फ्रांसीसी, बेसिकली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो होती है 1764 में होती है, 1764 में। और क्या होता है कि 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ों ने इन्हें हरा दिया, और उसके बाद फिर क्या होता है कि लोग हमेशा के लिए यहाँ से चले जाते हैं। तो बेसिकली यही कंपनियाँ होती हैं। अब सवाल इसका है कि जो कंपनियाँ होती हैं, भारत में इनका आने का पर्पज़ क्या था। तो भारत में इनका आने का मेन जो पर्पज़ आपका है, वो होता है व्यापार। और यदि हम लोग व्यापार में भी बात करते हैं कि किस चीज़ का व्यापार इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था आपका, तो वो था आपका यहाँ पर मसालों का व्यापार। महत्वपूर्ण बात आपका ये है कि थोड़ा सा हमें प्राचीन काल में जाना होगा। जब हम लोग प्राचीन काल के बारे में बात करते हैं, तो उसमें भारत में बहुत सारे विदेशी आक्रांता यहाँ पर आए हुए थे, जैसे यवन आए, शक आए, पहलव आए, कुषाण आए। तो जब हम बात करते हैं यवन के बारे में, तो उसी समय से ध्यान दीजिएगा, भारत और यूरोप के मध्य में आपके सांस्कृतिक संबंध या एक तरह से आपका व्यापारिक संबंध आपका शुरू हो गया था। ये लोग बेसिकली भारत के, जब हम लोग उस समय के बारे में बात करते हैं, तो उस समय का जो भारत था बेसिकली वो भारतीय उपप्रायद्वीप था, या भारतीय उपमहाद्वीप पूरा था उस समय का भारत। मतलब यदि किसी को भारत से आपको यदि यूरोप में जाना होता था, तो बेसिकली उसको भारत से आपका सिर्फ ईरान को क्रॉस करने के बाद तुरंत वो तुर्की के रास्ते यूरोप पहुंच सकता था। उस रास्ते से क्या होता है कि व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था। और मध्यकाल में भी, स्पेशली आपका दिल्ली सल्तनत के टाइम में भी यह व्यापार आपका बहुत अच्छे से चल रहा था। बट एक टर्निंग पॉइंट आता है सन 1453 में। जब हम लोग बात करते हैं सन 1453 के बारे में, तो तुर्की में एक जगह पड़ता है आपका कुस्तुनतुनिया। और बेसिकली वहाँ पर क्या होता है कि जो बर्बर तुर्क लोग होते हैं, उन्होंने वहाँ पर अटैक करके उस पूरे रास्ते पर कब्जा कर लिया। परिणाम क्या होता है कि जब भी कोई भारतीय व्यापारी आपका यूरोप के लिए जाता है, या जब कोई यूरोपियन व्यापारी जब भारत के लिए जब आता है, तो ऐसे कंडीशन में रास्ते में क्या करते हैं, उन्हें लूट लेते हैं और कई बार उन्हें मारकर वहाँ से फेंक देते थे। ऐसी घटना एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ,
और इसके बाद कहीं न कहीं जो होते हैं व्यापारी, उनके मन में एक संशय, एक डर सा आपका पैदा हो जाता है। हालाँकि अब आप व्यापारी कोशिश किए कि जो तुर्की वाला जो रास्ता था, कुस्तुनतुनिया का रास्ता था, उससे ऊपर में आपका है ब्लैक सी, काला सागर, या जो नीचे में आपका भूमध्य सागर है, वहाँ से हम व्यापार करना शुरू कर दें। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि जो बर्बर जो तुर्क लोग थे, इन्होंने क्या किया, ऊपर और दक्षिण वाले हिस्से पर भी इन्होंने अपना बहुत अच्छे से कब्जा कर लिया। और फाइनली कुल मिलाकर 1453 के बाद से भारत और यूरोप के बीच का जो व्यापार था कुस्तुनतुनिया के रास्ते, वो व्यापार पूरी तरह से आपका बंद हो जाता है। दोस्तों, थोड़ा सा कुछ आप लोग समझने का यहाँ प्रयास करना। जब हम बार बार बात कर रहे हैं कुस्तुनतुनिया के बारे में, बेसिकली आपका तुर्की में है। और महत्वपूर्ण बात आपका है कि तुर्की के 2 शहर बड़े इंपॉर्टेंट आपके हैं करंट अफेयर्स के लिए और ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से। एक तो तुर्की की राजधानी अंकारा है, और दूसरा तुर्की का एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेस आपका इस्तांबुल। अक्सर वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक वगैरह होता रहता है। हम चाहेंगे कि यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में, तो कम से कम तुर्की का भी एक बढ़िया सा मैप बनाकर उसमें तीनों प्लेस को एक बार देख लीजिएगा। और महत्वपूर्ण बात आपका ये है कि जो तुर्की है आपका, इस तुर्की की चौहद्दी भी एक बार देख लीजिएगा। आमतौर पर यहाँ से यूपीएससी वगैरह में, यूपीपीसीएस वगैरह में क्वेश्चन आपके यहाँ से आते रहते हैं। खैर, जब 1453 में जब रास्ता बंद हो जाता है, तो भारत और यूरोपियन और यहाँ तक कि जो अरब व्यापारी भी होते हैं, ये भी लोग बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि पूरा रास्ता ही बंद हो गया था आपका व्यापार का। और जब हम लोग यूरोपियन के बारे में बात करते हैं, उनके खान पान के रहन सहन के बारे में बात करते हैं, तो आप सबको पता है कि जो यूरोपियन कंट्री होते हैं, जब हम लोग स्पेशली इंग्लैंड के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि पूरे साल भर बहुत ठंड पड़ती है। और ऐसे कंडीशन में 2 चीज़ों का ये लोग अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं। एक होता है शराब और दूसरा होता है मांस। शराब का उत्पादन तो लोग कर लिया करते थे और मांस भी इनको मिल जाया करता था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उस मांस को ये लोग भारतीय मसालों में या साउथ ईस्ट एशिया के मसालों में जब भून कर खाया करते थे, तो ये काफ़ी स्वादिष्ट हुआ करता था और बहुत अच्छे से इनका पेट भर जाया करता था। ये कहीं न कहीं भारतीय मसाले या जो साउथ ईस्ट एशिया के जो मसाले थे, ये लोग इनको बहुत पसंद किया करते थे। महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि अब जब मसाला का व्यापार जो था, उस पर आपका अवरुद्ध हो गया और रास्ता बंद हो गया, तो फिर आखिर ये लोग क्या करेंगे। तो पहली बार 1453 के बाद बहुत सारे जो यूरोपीय कंट्री हैं, यहाँ के जो नाविक थे, यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के जो व्यापारी थे, इन्होंने कोशिश किया कि हम लोग भारत के लिए एक नए रास्ते की तलाश करें। और वो रास्ता हो सकता है कि समुद्र के रास्ते हम लोग भारत तक पहुंच जाएं। यहाँ महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि इस कंडीशन में इन परिस्थितियों में बहुत सारे लोग सामने आए। स्पेशली जो पुर्तगाल है, स्पेन के बहुत सारे नाविक लोग यहाँ पर सामने आते हैं, जिन्होंने कोशिश किया कि भारत के लिए एक समुद्री मार्ग तलाश करने की। दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं 1453 के बारे में, तो भारत में यह टाइम जो था आपका मध्यकाल का था। और मध्यकाल में जो समाज हमारा था, जो राजनीति था, ये बहुत ज़्यादा आपका रूढ़िवादी था। और कहीं न कहीं ये सेम कंडीशन आपका यूरोप में भी था, इंग्लैंड में भी था। और पूरे यूरोप महाद्वीप में उस समय धर्म का राजनीति पर बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। वही लोग कहते थे जो धर्म उसमें कहा करता था। महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि उस समय हम लोगों को अमेरिका के बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। उस समय का जब 1453 के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा तत्कालीन विश्व आपका होता है, वो सिर्फ आपका होता है यूरोप, अफ्रीका महाद्वीप और क्या नाम है कि एशिया महाद्वीप। उस समय ऑस्ट्रेलिया की भी खोज अभी तक नहीं हुई थी। कुल मिलाकर जब हम लोग उस समय के भारत के बारे में बात करते हैं, तो एशिया था, यूरोप था और अफ्रीका था। और महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि जब इन्होंने पहली बार इस बारे में सोचा कि चलो हम लोग भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करते हैं, तो पहली बार इनके दिमाग में बात आया कि देखो समुद्र के उस पार आखिर क्या है। महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि उस समय बाइबल में कहा जाता था, बाइबल में कहा गया था कि जो पूरी पृथ्वी आपका है, ये पूरी तरह से चपटी है। और जैसे ही आप वहाँ पर आगे जाओगे, ये पूरी तरह से आप नीचे डूब जाओगे, नीचे गिर जाओगे। ऐसे कंडीशन में बताओ ये लोग कितने साहसी थे, इनके साहस को बार बार सलाम। ये कितने साहसी थे कि जब इनको पता चला कि पृथ्वी चपटी है, आगे जाकर गिर जाएंगे, इसके बाद भी इन्होंने कोशिश किया कि चलो हम लोग देखते हैं कि आखिर आगे चलकर हम लोग कहाँ गिरते हैं। और इस जज्बे के साथ इन्होंने प्लान बनाया भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने का।
अब सवाल इसका है कि यदि समुद्री मार्ग खोजना है तो फिर जाना कहाँ था? इनको अच्छे से पता था कि भारत जो आपका है ये यूरोप से पूरब में है। ध्यान देना, जब हम लोग बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, चूँकि भारत आपका इंग्लैंड या यूरोप के पूरब में है, ईस्ट में है, इसीलिए उस कंपनी का नाम रखा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भी हो सकता था कि यदि भारत आपका यूरोप के पश्चिम में होता तो हम लोग नाम रखते इसका वेस्ट इंडिया कंपनी। फिलहाल तो जब इनको ये बात पता था कि जो भारत आपका है यह यूरोप के आपका पूरब में है, ईस्ट में है, और पता है कि कुस्तुनतुनिया वाला रास्ता बंद है, तो आखिर इन्होंने एक रास्ता निकाला कि आखिर अब क्या किया जाए। उस कंडीशन में इनके दिमाग में बात आई कि चलो हम लोग नॉर्थ में एक बार देखते हैं। लेकिन नॉर्थ में इनको अच्छे से पता था कि ऊपर जाने के बाद बिल्कुल बर्फीला एरिया आएगा, वहाँ भारत के लिए जाने का कोई रास्ता नहीं है। फिर इनके दिमाग में आया कि चलो हम लोग चलते हैं, और जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका चक्कर लगाते लगाते हम लोग भारत तक पहुँचे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपका है कि 1487 में 1487 में एक पुर्तगाल का ही नाविक था जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। इसने पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाया, लेकिन इसने अपने यात्रा के दौरान कभी भी भारत के बारे में उल्लेख नहीं किया। लोगों को इस बारे में फिर संदेह हुआ कि हो सकता है कि भारत आपका अफ्रीका के आसपास या भारत आपका साउथ में ना हो। तब इन्होंने मूड बनाया कि चलो हम लोग क्या करते हैं कि बार पश्चिम की तरफ चल के देखते हैं। अब या तो पश्चिम की तरफ से कह लीजिए या तो एक दिशा भ्रम वाली बात कह लीजिए कि पहली बार स्पेन का जो नाविक था कोलंबस, वह भारत को खोजने के लिए निकला। महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि जो वर्तमान का अटलांटिक महासागर, उसकी चौड़ाई को आप देख लीजिए कितना बड़ा आपका है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपका पटना के पास में ही आपका, या पटना में ही आपका गंगा नदी है। गंगा नदी की जो चौड़ाई है काफ़ी ज़्यादा है। गंगा नदी की चौड़ाई बताओ इतनी ज़्यादा है कि लोग आमतौर पर क्रॉस करते हुए थोड़ा सा डरते हैं। लेकिन उस समय बताओ मध्यकाल में 1492 में कोलंबस जैसा इंसान अपने सहयोगियों के साथ, जहाज़ों के बेड़े के साथ अटलांटिक महासागर पार करके आपका अमेरिका पहुंच जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि वो ऐसा भी हो सकता था कि भारत को खोजने के लिए या किसी अन्य महाद्वीप को खोजने के लिए बहुत सारे लोग अटलांटिक महासागर में गए होंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि मतलब वहाँ पर पहुँचे ना होंगे, रास्ते में ही समाप्त हो गए होंगे। ये भी हो सकता था कि कुछ लोग वहाँ पहुँचे होंगे लेकिन वापस आते हुए रास्ते में समाप्त हो गए होंगे। बट कोलंबस के ऊपर ईश्वर का बहुत ही आशीर्वाद था, पहला ऐसा इंसान जो अमेरिका गया भी और वहाँ से वापस आया भी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि माना जाता है कि यह अमेरिका के मुख्य भूमि पर नहीं पहुंचा था, बल्कि अमेरिका से पहले ही जो छोटे छोटे जो द्वीप रहा करते थे, यह उन द्वीपों से ही वापस लौट आया था। और जब यह उन द्वीपों पर जब पहुंचता है तो माना जाता है कि उस समय बहुत पहले से वहाँ की जो जनजातियाँ थीं वहाँ पर निवास करती थी जंगलों में। कोलंबस ने जब इन लोगों को देखा तो उसको लगा कि हम इंडिया में आ गए हैं, इसलिए इन जनजातियों को उसने नाम दिया इंडियन। और महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि जो वहाँ पर प्लेस था, जो वहाँ की जलवायु थी, वो लोग काफ़ी उस समय गोरे गोरे थे, और इस कंडीशन में इसने वहाँ की जनजातियों को जो नाम रखा हुआ था वो नाम रखा हुआ था रेड इंडियन। और जब उसने नाम रखा हुआ था रेड इंडियन, तो फिर बाद में क्या होता है कि जब यह अमेरिका से वापस जब लौटता है, लोगों से बताता है कि मैंने अमेरिका की खोज कर लिया है। तो ऐसे कंडीशन में लोगों ने इसने बोला कि मैंने इंडिया की खोज कर लिया है। तो ऐसे कंडीशन में जब लोगों ने बोला कि आप इंडिया के बारे में बताओ, आप इंडिया के बारे में बताओ कि इंडिया क्या है, कैसे लोग वहाँ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो जो उसने उन जनजातियों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, लोगों को इस बात का एहसास हो गया। ये गया तो ज़रूर कहीं था, लेकिन कुल मिलाकर इंडिया नहीं गया था बल्कि कहीं और चला गया था। महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि बाद में चलकर संभवतः 1508 या 10 के आसपास स्पेन का एक नाविक था जिसका नाम था आपका अमेरिगो वेस्पुसास। यह पहला ऐसा यूरोपियन था जो अमेरिका के मुख्य भूमि पर पहुंचा। और जब यहाँ पर वह अमेरिका के मुख्य भूमि पर पहुंचता है तो मुख्य भूमि पर पहुंचने के बाद इसी के नाम पर, अमेरिगो वेस्पुसास के नाम पर, उत्तरी जो भाग आपका है अमेरिका का, उसका नाम पड़ता है आपका अमेरिका। एक कंट्री का नाम पड़ता है अमेरिका। ये अलग बात है कि जब इतने बड़े भूभाग पर जब इन्होंने वहाँ रहना शुरू कर दिया, आना जाना शुरू कर दिया, और उसी क्रम में जब लोग जब दक्षिण में जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जितना बड़ा भूखंड आपका उत्तर में है उतना ही बड़ा भूखंड आपका नीचे में भी है।
और ऐसे कंडीशन में इन्होंने उत्तर वाले का नाम दे दिया उत्तरी अमेरिका और नीचे वाले का नाम दे दिया इन्होंने दक्षिणी अमेरिका। खैर, और महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि जब हम बात करते हैं विश्व इतिहास के बारे में, आप सबको पता है कि यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में आपका जीएस का जो पहला पेपर होता है मेंस का, उसमें आपका विश्व इतिहास भी है। और महत्वपूर्ण बात आपका है कि विश्व इतिहास की जो कहानी शुरू होती है वो अमेरिका से शुरू होती है, अमेरिका की क्रांति से शुरू होती है। जब भी आपको अमेरिका की क्रांति पढ़ना होगा, हम चाहेंगे कि अमेरिका के बारे में आप लोग 1492 से ही पढ़िएगा, तो बिल्कुल आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। कारण कि उसकी जो शुरुआत होती है, अमेरिका की खोज कब होती है, यदि आप वहाँ से पढ़ना शुरू कर दोगे तो कहीं न कहीं पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा और फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिलहाल अमेरिका की खोज तो हो गया, लेकिन भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज अभी आपका नहीं हुआ है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि 1492 वाला मामला निकल जाता है, लेकिन उसी समय पुर्तगाल का एक नाविक था वास्को डी गामा, जिसने पुर्तगाल के राजा की सहायता से उनकी अनुमति लेकर भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के लिए निकला। हालांकि इसके सामने भी ऑप्शन था, उसको पता था कि पूरब में जाएंगे तो फिर स्थल मार्ग है, कोई मतलब नहीं बनता है। उत्तर में पूरा का पूरा एरिया बर्फीला है, वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसको कंफर्म था कि अभी पश्चिम से कोलंबस आया हुआ है और वहाँ पर भी भारत जैसा कोई चीज़ नहीं है। इसके सामने सिर्फ एक ऑप्शन था और वो ऑप्शन था दक्षिण में आने का। यदि वो दक्षिण में आता है तो एक और तरीका हो सकता था कि यह अटलांटिक महासागर के बिल्कुल बीचों बीच से आता, लेकिन यदि यह अटलांटिक महासागर के बिल्कुल बीचों बीच से आता तो हो सकता है चक्रवात, हो सकता है तूफान की वजह से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता और हो सकता है इसका जीवन गाथा भी समाप्त हो जाता। इसने एक बुद्धिमानी का कार्य किया और इसने डिसाइड किया कि मैं अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके पश्चिमी जो आपका तट है उसका चक्कर लगाते लगाते सबसे पहले हम साउथ में आएंगे। कुल मिलाकर हम यहाँ कह सकते हैं कि 1487 में 1487 में जो बार्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते लगाते जो नीचे की तरफ आया था, लगता है कि वास्को डी गामा ने भी उसी रास्ते का पालन करते करते वो नीचे आता है। वास्को डी गामा जब बिल्कुल नीचे आपका जब पहुंच जाता है तो अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे नीचे का जो आपका प्लेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका केप बोलते हैं, केप कैमोरिन करके बोलते हैं। और महत्वपूर्ण बात उसको बोलते हैं हम लोग केप ऑफ गुड होप बोलते हैं और हिंदी में हम लोग बोलते हैं आशा अंतरीप। उसका एक और नाम होता है हिंदी में, वो होता है तूफानी अंतरीप। तो जो वास्को डी गामा अफ्रीका महाद्वीप के सबसे नीचे वाले पॉइंट पर जो आपका पहुंचता है वह उसका नाम हो जाता है आपका केप ऑफ गुड होप। और महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि जब वो केप ऑफ गुड होप पे पहुंचता है तो अब उसके सामने एक संशय वाली बात होती है, क्या हम उससे नीचे जाएं या वहीं पर आपका डायरेक्शन को चेंज किया जाए। किस्मत का बहुत धनी था और वैसे भी कहा जाता है कि जो लोग बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं ईश्वर कहीं न कहीं, भाग्य कहीं न कहीं उनका साथ जरूर देता है। माना जाता है कि वास्को डी गामा जब उस समय केप ऑफ गुड होप में था, अचानक से कोई इंसान उसको दिखाई दिया। उस इंसान के बनावट के आधार पर वास्को डी गामा को ये बात अच्छे समझ में आ गया कि जो इंसान है न अफ्रीका महाद्वीप का है और न आपका यूरोप महाद्वीप का है। इसका मतलब जब अफ्रीका का नहीं है, यूरोप का नहीं है, इसका मतलब किसी और देश का हो सकता है। और जब उसने उससे बात करना शुरू कर दिया तो वास्को डी गामा को एहसास हुआ कि यह भारत का एक इंसान है जिसका नाम था आपका अब्दुल मजीद। अब बेसिकली यह गुजरात का एक बहुत बड़ा व्यापारी था जो व्यापार के सिलसिले में गुजरात से अफ्रीका आया हुआ था, साउथ अफ्रीका आया हुआ था। वास्को डी गामा के खुशी का कोई मतलब ठिकाना नहीं रहा और फाइनली वास्को डी गामा अब्दुल मजीद के साथ आपका भारत के लिए चलता है। जो अब्दुल मजीद था वो गुजरात चला जाता है और जो वास्को डी गामा था ये फाइनली आपका भारत चला आता है। और जैसे ही भारत में जब आता है कालीकट के तट पर, तो इस प्रकार से भारत और यूरोप के मध्य में यह समुद्री मार्ग की खोज हो जाती है। और जो उनकी इच्छा थी यूरोपियंस की, पुर्तगालियों की, इंग्लैंड की कि भारत के मसाला के लिए, तो फिर उसके बाद मसालों का व्यापार यहाँ से दोबारा शुरू हो जाता है। महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि जब हम लोग वास्को डी गामा के बारे में बात करते हैं तो संभवतः यह 90 दिन की यात्रा के बाद भारत पहुँचा हुआ था। और जब भारत में जब आता है तो इससे काफ़ी टाइम यहाँ पर आपको गुजारा
अच्छी बात यहाँ पर यह रहा कि कालीकट का उसमें जो राजा था उसका नाम था कृष्ण जमोरिन। उस कृष्ण जमोरिन ने क्या किया कि इसका वेलकम किया, और जो राजा था बहुत ही उदार था, और सबसे अच्छी बात क्या थी कि वह हर धर्मों का पालन किया करता था, सभी धर्मों के प्रति उदार था। और ऐसे कंडीशन में इसने वास्को डी गामा का बहुत बढ़िया स्वागत किया, बहुत गर्म स्वागत किया। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जो अरब व्यापारी थे वो थोड़ा सा डर गए थे। उनको लगता था कि यदि यहाँ पर यूरोपियंस आ जाते हैं तो फिर कहीं न कहीं क्या होता है कि मुझे व्यापार में उनको भी हिस्सा देना पड़ेगा, और ऐसे कंडीशन में कहीं न कहीं नुकसान होगा। तो माना जाता है कि कारण खैर जो भी रहा हो, लेकिन अरब के लोगों ने इसका विरोध किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपका है कि जब राजा साथ में था तो इनके विरोध का कोई मतलब नहीं बनता है। माना जाता है कि जो आपका वास्को डी गामा था लगभग यहाँ पर 90 दिन तक निवास करता है, और 90 दिन तक निवास करने के बाद यहाँ से बहुत सारा मसाला वगैरह ले जाकर वापस जब ये पुर्तगाल पहुँचता है तो पुर्तगाल पहुँचने के बाद उन मसालों को इसने 60 गुना दामों पर बेचा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय जो पुर्तगाल था पूरे यूरोप महाद्वीप में चर्चा का विषय बन गया था। इस कारण चर्चा का विषय बन गया था कि यदि पूरे यूरोप में किसी को मसालों के बारे में या किसी को मसाला यदि चाहिए था तो उसको फाइनली पुर्तगाल ही आना होता था। और जो पुर्तगाल की राजधानी थी उस समय, आज भी राजधानी वही है लिस्बन आपका, वहीं पर सबको मसालों के लिए आना होता था। तो कुल मिलाकर 1498 में जब यहाँ पर वास्को डी गामा आता है, भारत के लिए समुद्री मार्ग का आविष्कार होता है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि 1498 के बाद पुर्तगाल से एक दूसरा व्यवस्थित तरीके से 13 जहाज़ों के बेड़े के साथ एक नाविक जिसका नाम होता है कैब्रल, वो भारत में आता है। और महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि कैब्रल पूरी तैयारी के साथ भारत आता है। पूरी तैयारी का मतलब ये होता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा पैसा वगैरह रख लिया था मसालों को खरीदने के लिए। बहुत सारे उसके साथी वाथी भी थे, 13 जहाज़ों के बेड़े के साथ आए थे। और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह था कि जो आपका वास्को डी गामा था कहीं न कहीं उसने इसको बता दिया था कि आप वहाँ पर जाओगे तो हो सकता है कि जो अरब व्यापारी हैं वो आपका विरोध करेंगे। महत्वपूर्ण बात आपका ये है कि जैसे ही कैब्रल आपका सन 1500 में कालीकट में जब आता है, अरब व्यापारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। थोड़ा वो संघर्ष होता है और कैब्रल ने जो अरब व्यापारी होते हैं उनको बहुत बुरी तरह पराजित कर दिया। एक छोटे से संघर्ष में पराजित करने के बाद फिर होता यह है कि जो कैब्रल था इसने उन अरब व्यापारियों का एक जहाज़ पकड़ लिया, शिप पकड़ लिया। और शिप पकड़ने के बाद उसको जो वहाँ के राजा थे कृष्ण जमोरिन, उसको उन्होंने क्या किया, गिफ्ट कर दिया। एक तीर से दो शिकार हो गया, अरब व्यापारी भी समाप्त हो जाते हैं। और दूसरी बड़ी बात आपका यह था कि इनको गिफ्ट मिल जाता है। जब कैब्रल जब आता है सन 1500 में, फिर दोबारा से उसने क्या किया कि बहुत सारी जगहों से उसने मसाला वगैरह खरीदा और फिर लेकर चला जाता है। जब हम लोग बात करते हैं वास्को डी गामा के बारे में तो ये माना जाता है कि वास्को डी गामा भारत में कुल मिलाकर 3 बार आया हुआ था। पहली बार आता है सन 1498 में, दूसरी बार वो आता है सन 1502 में, और तीसरी और अंतिम बार आता है वो 1524 में। जब वो 1524 में जब वो भारत में आता है तो महत्वपूर्ण बात आपका है कि 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन वो भारत में आता है। संभवतः वास्को डी गामा को भारत में गवर्नर जनरल या वायसराय बनाकर भेजा गया था। और जब उसको गवर्नर जनरल या वायसराय बनाकर जब भेजा गया था तो 5 सितंबर को जब वो भारत में आता है तो उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, रास्ता काफ़ी लंबा था, स्वास्थ्य ने उसका साथ नहीं दिया, और फाइनली दिसंबर में ही उसकी भारत में मृत्यु हो जाती है। और फाइनली उसको भारत में ही आपका यहाँ पर दफना दिया जाता है। तो कुल मिलाकर वास्को डी गामा की आपकी यही कहानी थी। और इधर होता यह है कि सन 1502 में जब वास्को डी गामा जब दूसरी बार आता है तो उसके बाद भारत और यूरोप के बीच में या भारत और पुर्तगालियों के बीच में आने जाने का, व्यापारियों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। सन 1503 में भी बहुत सारे पुर्तगाली भारत में आते हैं। और महत्वपूर्ण बात है कि उसी समय अल्बुकर्क भी भारत आता है। लेकिन जब 1503 में अल्बुकर्क जब भारत में आता है
तो एक जहाज़ के नायक के रूप में आता है, बहुत ही छोटे पोस्ट पे था वो। लेकिन 1503 का इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि भारत में पहली बार 1503 में ही पुर्तगालियों ने अपनी किले की स्थापना किया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि किला का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन आ सकता है कि जो किला है, फोर्ट है, इसका मतलब क्या होता है? तो जब हम लोग बात करते हैं फोर्ट, किला के बारे में, तो इसका मतलब आपका यहाँ पर ये होता है कि जब यहाँ पर पुर्तगाली आना जाना जब शुरू कर दिए, तो इन्होंने किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को खरीद लिया या तो उसको किराए पर ले लिया। और क्या होता है कि अरब के लोगों से अपनी सेफ्टी के लिए जब उस प्लेस को उन्होंने खरीद लिया, तो उन्होंने क्या किया कि चारों तरफ से उसको उन्होंने दुर्ग बनाना शुरू कर दिया। और जब चारों तरफ से उस पर उसको दुर्ग बनाना शुरू कर दिया, उसको घेरना शुरू कर दिया, तो इसी का नाम फाइनली इसको रखा गया किला, फोर्ट, कारखाना, फैक्ट्री, बहुत सारे नामों से जानते हैं। यदि हम लोग एक शब्द के बारे में बात करते हैं तो फोर्ट हो गया, कारखाना हो गया, किला हो गया, फैक्ट्री हो गया। इसका सिर्फ एक मतलब आपका होता है, इनका कुल मिलाकर एक हेड ऑफिस, जहाँ पर भारत में यह निवास करना शुरू कर दिए थे। अब इसी बात है, पूरे दिन जाकर शॉपिंग किया करते थे, मसाला वगैरह लेकर आते थे और किसी पर्टिकुलर प्लेस पर यह मसाला इकट्ठा करके रख दिया करते थे। लेकिन कहीं न कहीं इनको उस समय अरब व्यापारियों से डर था, अन्य लोगों से डर था, तो उसी सेफ्टी के लिए इन्होंने क्या किया कि जहाँ पर इन्होंने जो प्लेस खरीदा या किराए पर लिया, उसको चारों तरफ से इन्होंने दुर्ग बनाना शुरू कर दिया। पूरी तरह से उसको उन्होंने दुर्गीकृत कर दिया। तो कुल मिलाकर पुर्तगालियों ने भारत में जो पहली फैक्ट्री की स्थापना किया हुआ था, ये कोचीन में किया हुआ था, ध्यान दीजिएगा। अब महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि जब हम बात करते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में, जो पुर्तगीज हैं, डच हैं, ब्रिटिशर्स हैं और फ्रांसीसी हैं, तो दो आपका क्वेश्चन ज़रूर प्रीलिम्स में पूछा जाता है। एक, इन्होंने भारत में पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर किया, और दूसरा जो क्वेश्चन आपका ये बनता है कि इन्होंने बंगाल में पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया। तो जो नए बच्चे हैं वो ध्यान दीजिएगा कि जब भी इन 4-5 कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे, तो भारत में पहली फैक्ट्री की स्थापना इन्होंने कहाँ किया और साथ में इन्होंने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया, आप लोग इसको ज़रूर देखना। खैर, 1503 में जब आपका यहाँ पर कोचीन में जब इन्होंने पहली फैक्ट्री की स्थापना कर लिया, तो उसके बाद से जैसा कि मैंने बताया कि भारत और पुर्तगाल के बीच में आवागमन शुरू हो जाता है। बाद में पुर्तगालियों ने भारत में बहुत सारी जगहों पर अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी, किला स्थापित कर लिया था। और बाद में कहीं न कहीं पुर्तगालियों का एहसास हुआ कि हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो कहीं न कहीं पूरे भारत में जहाँ जहाँ पर हमारा किला है, जहाँ जहाँ पर हमारा व्यापार होता है, उनकी बहुत अच्छे से वो देखभाल करना शुरू कर दे। तो पहली बार पुर्तगालियों ने भारत के लिए एक गवर्नर जनरल कह लीजिए या एक वायसराय कह लीजिए, उनकी नियुक्ति करना उन्होंने शुरू कर दिया। और भारत में जो पहले पुर्तगाली जो आपका गवर्नर था, उसका नाम था आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और जो टाइम पीरियड इसका था, वो टाइम पीरियड इसका था 1505 से लेकर 1509 तक। जब हम बात करते हैं अल्मेडा के बारे में, तो बेसिकली अल्मेडा से जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं, यह दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि भारत में जो पुर्तगाली साम्राज्य है, उसका संस्थापक कौन था। तो संस्थापक के बारे में हम कह सकते हैं सीधा सीधा आंसर अल्मेडा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में जो पुर्तगाली जो आपके यहाँ पर आए हुए थे, इन पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था। तो इसका भी जो हमारा आंसर है, वो आंसर आपका हो जाएगा अल्मेडा। और जब हम लोग अल्मेडा के बारे में बात करते हैं, तो इन दोनों के अलावा दो अन्य फैक्ट है जहाँ से एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला जो फैक्ट आपका है इससे संबंधित, वो होता है ब्लू वाटर पॉलिसी, या होता है हिंदी में शांत जल की नीति। जब हम लोग बात करते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति के बारे में कि आखिर ये है क्या, तो बेसिकली जो आपके पुर्तगाली थे, इनको अब एहसास हो चुका था 4, 5, 6, 7 वर्षों में कि दक्षिण भारत में स्थल भाग पर रहना बहुत सेफ नहीं है। यदि उसकी जगह हम लोग पूरे के पूरे अरब सागर को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, तो पहली बात तो यह है कि हम बहुत ही ताकतवर हो जाएंगे, और दूसरा सेफ भी रहेंगे, और तीसरा क्या है कि बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। कालांतर में होता आपका यह है कि पुर्तगाली उस अरब सागर में इतने ज़्यादा प्रभुत्वशाली हो जाते हैं,
कि उस समय जो मुग़ल सम्राट अकबर था, आपको मालूम होना चाहिए कि अकबर की जो मृत्यु होती है सन 1605 में होती है, लेकिन 1605 से पहले जो अकबर था, उसको भी यदि अपने व्यापार के लिए अपने जहाज़ को बाहर यदि भेजना होता था आपका वहाँ से अरब सागर से, तो उसको भी पुर्तगालियों को टैक्स देना होता था। हालांकि बाद में चलकर जब अकबर और पुर्तगालियों के संबंध अच्छे हो गए, तो पुर्तगालियों ने इनसे बोला हुआ था कि हम आपको सिर्फ एक बार साल में या एक जहाज़ के लिए आपको हम बिना टैक्स के आने जाने की परमिशन दे सकते हैं। महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि अकबर जैसा इतना बड़ा शासक, उसको भी अपने जहाज़ के लगातार टैक्स देना होता था। एक क्वेश्चन ये उठता है, यदि अकबर टैक्स नहीं देता तो क्या होता? अकबर का ये कहना था कि यदि हम इन्हें स्थल भाग पर पराजित कर सकते हैं, पराजित कर देते हैं, लेकिन सवाल इसका है कि जितनी अच्छी नौसैनिक इनकी है, जितना अच्छा नौसेना इनका है, उतना अच्छा नौसेना आपका मुग़लों का नहीं है, मेरा नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में यदि हम व्यापार करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंध के रास्ते, वो कहीं न कहीं हमें परेशान करेंगे। और इन्हीं सब परेशानियों के मद्देनज़र अकबर ने भी टैक्स देना शुरू कर दिया। जब हम लोग बात करते हैं अल्मेडा के बारे में, तो अल्मेडा ने क्या किया कि यही सारी चीज़ों को सोचकर उसने पूरे अरब सागर पर कब्जा कर लिया। कोई भी शिप आने जाने पर उसको टैक्स लेना होता था, टैक्स लिया जाता था वहाँ से। और इस तरह से जब उसने पूरे अरब सागर को अपने कब्जे में कर लिया, तो उसकी इसी पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति। महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि सन 1508 में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट घटना घटती है, और यहाँ से क्वेश्चन आपका यूपीएससी में बहुत पहले आ चुका है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर यह था कि जो अल्मेडा है, उसकी एक झड़प हुई थी, संक्षिप्त झड़प हुई थी। और अल्मेडा की जो संक्षिप्त आपकी जो झड़प हुई थी, यह उस समय गुजरात का जो शासक था जिसका नाम था महमूद बेगड़ा, और इसके साथ में दो छोटे छोटे टुकड़ियाँ थीं। एक टुकड़ी थी मिस्र की और दूसरा जो टुकड़ी थी आपकी तुर्की की। इन तीनों के साथ क्या होता है कि अल्मेडा का संघर्ष होता है, और 1508 में क्या होता है कि महमूद बेगड़ा ने अपने सैनिकों के साथ, जो आपका अल्मेडा है, इसका लड़का होता है जिसका नाम होता है डॉन लेरेंको, इसके लड़के को उन्होंने उस संघर्ष में मार दिया। महत्वपूर्ण बात आपका यहाँ पर यह है कि सन 1509 में, मतलब अगले ही साल, अल्मेडा ने अपने बेटे की मृत्यु का बदला ले लिया। मतलब ये होता है कि 1509 में अल्मेडा ने इन तीनों शक्तियों को बहुत बुरी तरह से पराजित कर दिया। यहाँ से चूँकि क्वेश्चन आपका एग्जाम के टाइम में आ चुका है, तो हो सकता है कि पीसी में या अपर पीसीएस वगैरह में एक क्वेश्चन दोबारा से आपको यहाँ पर रिपीट कर दे। जब हम लोग बात करते हैं महमूद बेगड़ा के बारे में, गुजरात का उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। जिससे हम लोग बात करते हैं पूरे भारत में विजयनगर के बारे में, कितनी प्रसिद्धि थी उसकी उस समय। तो ऐसे यदि हम लोग बात करते हैं गुजरात के शासकों के बारे में, तो जो गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, उसका नाम था महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा का जो पर्सनालिटी था, एक काबिल तारीफ़ था, उसके बारे में हमें ज़रूर चर्चा करना चाहिए। चर्चा करने का जो सबसे पहला कारण आपका यह है कि इसकी कुल मिलाकर अनेक रानियाँ थीं, और जो अनेक रानियाँ थीं वो अनेक देशों से लेकर आया हुआ था। मतलब अनेक देशों में गया, वहाँ शादी किया, वहाँ से लेकर आया। तो इसकी अनेक रानियाँ थीं जो अनेक देशों से थीं। और महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि जिस भी देश में जाता था वहाँ की भाषा सीख लिया करता था, और ऐसे करते करते इसको 14-15 भाषाओं का ज्ञान था, और अपनी हर रानी से यह उसी की भाषा में बात किया करता था। और महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि वो टाइम आपका मध्यकाल का था। आगे चलकर आपको हम बात करेंगे कभी राजा राम मोहन राय के बारे में। 1773 में जन्म होता है, 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनको भी 15-16 भाषाओं का ज्ञान था। और जब हम बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, मतलब भूतपूर्व और दिवंगत प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के बारे में, तो इनको भी अनेक भाषाओं का ज्ञान था। थोड़ा सा हम लोगों को भी इसके बारे में काम करना चाहिए। मध्यकाल में सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं था, एजुकेशन इतना नहीं था, फिर भी जिनको शौक़ था वो लोग इतनी भाषाएं सीख गए। और आज हम लोग के पास इतनी सारी सुविधा है, फिर भी हम लोग सिवाय उत्तर भारत के लोग हिंदी के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। खैर, तो जब महमूद बेगड़ा के बारे में बात करते हैं, अनेक रानियाँ थीं, अनेक देशों से लेकर आया था, और वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता था। अपने रानियों से या उन्हीं देश के भाषा में बात किया करता था।
दूसरी बड़ी बात आपका यह था कि जो महमूद बेगड़ा था, ये खाना बहुत ज़्यादा खाया करता था। खाना खाने के बाद बिल्कुल एक कुंभकर्ण की तरह से सो जाया करता था। ये इसकी पर्सनालिटी में था, ये इसकी हैबिट में था। तीसरी बड़ी बात आपका यहाँ पर यह था कि इसको बचपन से ही जहर का सेवन कराया जाता था, और बचपन से ही जब इसको जहर का जब सेवन कराया जाता था तो यही वजह था कि जैसे ही इसके शरीर पर कोई मक्खी वगैरह आकर बैठती थी, वो मक्खी फूलकर मर जाया करती थी। तो महमूद बेगड़ा के बारे में मुझे लगता है कि सारे फैक्ट आपको जानना चाहिए। थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा हिस्ट्री आपका इंटरेस्टेड हो जाता है। हालांकि जब हम लोग बात करते हैं प्राचीन काल में कि पहली बार विषकन्या के बारे में उल्लेख कब मिलता है, तो महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि पहली बार विषकन्या का जो उल्लेख मिलता है एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। और जो चाणक्य हैं, इन्होंने खुद एक विषकन्या तैयार करके कश्मीर के जो शासक थे राजा पर्यंत, उनको मारने के लिए भेजा था। आदि विषकन्या थी, उनको अपने कार्य में सफलता मिला। कभी टाइम आएगा तो आगे हम इसके बारे में बहुत विस्तार में बात करेंगे। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे जब हम लोग बात करते हैं चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, पहली बार जब इन्होंने पाटलिपुत्रा पर जब अटैक किया हुआ था, मगध पर जब अटैक किया हुआ था, तो बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं। और अगली बार जो चाणक्य होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, इन्होंने कश्मीर के राजा परेंग से यह वादा किया था, गठबंधन किया था कि हम लोग साथ में चलकर इनके खिलाफ लड़ेंगे, नंद वंश के खिलाफ। और यदि हम लोग को विजय मिल जाता है तो हम लोग राज्य अपना आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपका है कि चाणक्य ने जीतने के बाद, मगध को जीतने के बाद, उसने विषकन्या को वहाँ पर भेजा था। विषकन्या ने अपना काम कर दिया और फिर कश्मीर भी फाइनली अंत में चलकर आपका मौर्य साम्राज्य में मिल जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो अशोक था उसने ही वर्तमान में जो आपका कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, उसकी स्थापना किया हुआ था। खैर वो मामला अलग हो जाएगा। तो जब हम लोग बात करते हैं अल्मेडा के बारे में, तो अल्मेडा बेसिकली 1505 से लेकर 1509 तक आपका यहाँ पर गवर्नर जनरल था या वायसराय था, और 1509 तक तो यह था। उसके बाद जो भारत में अगला गवर्नर जनरल या अगला जो वायसराय आता है, उसका नाम आपका होता है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क की हम लोग कहानी करेंगे बस 5-10 मिनट के बाद। थैंक यू।